नमस्कार, आपका स्वागत है राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अंकिता। खबरों की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। कोरोना वायरस से लड़ाई के खिलाफ देशव्यापी अभियान। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 548 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन। मध्य प्रदेश के 2 जिलों पंजाब, महाराष्ट्र और पुडुचेरी में कर्फ्यू। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ गिरफ्तारी समेत सख्त कार्रवाई के आदेश। जरूरी सामान मुहैया कराने वालों और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट। आज आधी रात से घरेलू यात्री उड़ानों पर रोक। बाहर से आने वाले यात्रियों को सभी 107 इमिग्रेशन चेक पोस्टों पर रोकने का आदेश। 12 निजी प्रयोगशालाओं के 15,000 संग्रह केंद्रों पर कोविड-19 की जांच शुरू। आईसीएमआर ने कहा, सामाजिक दूरी के उपायों का पालन करने से 60 से 90% तक कोरोना संक्रमण के मामलों में आएगी कमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उद्योग जगत से कार्यबल में कटौती नहीं करने और कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील। कहा, कोरोना से लड़ाई में एक दूसरे से दूरी रखना सबसे बड़ा हथियार। वित्त मंत्री ने कहा, ड्यूटी पर आने में असमर्थ रहने वाले अनुबंधित कर्मचारियों का नहीं कटेगा वेतन। दुनिया में तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस का संक्रमण। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, कोविड-19 के उपचार में बिना परीक्षण वाली दवाओं का इस्तेमाल हो सकता है खतरनाक। दुनिया भर में अब तक 15,873 मौतें। दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन 3 हफ्ते के लिए लॉकडाउन। इटली में 601 और मौतों के बाद अब तक मरने वालों का आंकड़ा 6,000 के पार। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। विधानसभा में आज साबित करेंगे विश्वास मत। कहा, फिलहाल कोरोना संक्रमण रोकना सबसे बड़ी प्राथमिकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह चौहान को दी बधाई। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोरोना वायरस से जुड़ी खबरों के साथ। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 548 जिलों में लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। सरकार ने राज्यों से कड़े तरीके से लॉकडाउन लागू करने को कहा है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से घरों में रहने की अपील की है। इस बीच बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब, पुडुचेरी और फिर महाराष्ट्र ने अपने यहां कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया है कि कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी को भी रियायत नहीं दी जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि दवा और जरूरी चीजों की दुकानें खुली रहेंगी। प्रार्थना स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे। जबकि सोमवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद संभालने वाले शिवराज सिंह चौहान ने देर रात भोपाल और जबलपुर में कर्फ्यू लगाने की बात कही। हमने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। हमारे 2 जिले, 2 शहर जबलपुर और भोपाल, जहां पॉजिटिव केस पाए गए हैं, दोनों जिलों में कर्फ्यू लगेगा। अपने आप को बांध लीजिए ताकि हम इस महामारी को फैलने से रोक सकें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। अगर नियम टूटे तो सरकार को सख्ती करनी पड़ेगी। सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है, आप भी मदद करें। दिल्ली में अभी वायरस के 30 केस हैं। मेरी आप सब लोगों से विनती है, हमने पूरी ताकत लगा दी है इसको रोकने के लिए। सरकार की सारी ताकत लगा दी है। केंद्र सरकार, सारी राज्य सरकारें मिलके इसको रोकने के लिए कोशिश कर रही है। आपका साथ चाहिए। अब सब लोग लॉकडाउन का पूरा पालन करेंगे। अगर लॉकडाउन का पालन नहीं हुआ तो सरकार को सख्ती करनी पड़ेगी आपके साथ।
और हम सख्ती करेंगे। इससे पहले तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर, असम, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्यों ने 31 मार्च तक पूरी तरह से लॉकडाउन का ऐलान किया है। इस दौरान धारा 144 भी लागू रहेगी। ये पाबंदी 1897 के एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत लागू की जा रही है, जिसके उल्लंघन पर 6 महीने जेल या फिर 1000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों ही सजाओं का प्रावधान है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में हरियाणा सरकार ने अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार ने हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड बनाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने लोगों से इसमें योगदान देने की अपील की है। उन्होंने इसमें 5 लाख का योगदान दिया है। सभी विधायकों ने भी अपनी 1 महीने की सैलरी देने का फैसला किया है। राज्यसभा टीवी की तरफ से आप तमाम दर्शकों से अपील है कि आप इस समय सरकार का पूरा सहयोग करें और अपने घरों में ही रहें। ये आपके और आपके परिवार, समाज और देश हित में है। लॉकडाउन को गंभीरता से लें। कृपया अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं और निर्देशों का पालन करें। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले बढ़कर 492 हो गए हैं। इनमें से 9 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 37 इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। कल 95 नए कोरोना पॉजिटिव केसों की पुष्टि हुई है, जो एक दिन में अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। सरकार का मुख्य उद्देश्य संक्रमण के फैलाव को रोकना है। सरकार स्वास्थ्य देखभाल क्षमता में वृद्धि कर रही है और राज्यों से रोगियों के इलाज के लिए विशेष अस्पताल तैयार करने का अनुरोध किया है। हमने स्टेट्स को ये भी रिक्वेस्ट की कि डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स, पूरा का पूरा हॉस्पिटल जो कोविड-19 केसेस के मैनेजमेंट के लिए हर तरह से यथासंभव तैयारी के साथ रहे, वो उन हॉस्पिटल्स को भी रेडी किया जाए। ये हम भी सब स्टेट्स को बोल चुके हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने बताया कि 15,000 संग्रह केंद्रों वाली 12 निजी प्रयोगशालाओं में भी जांच शुरू कर दी गई है। अब तक 2 किट विनिर्माताओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। निजी क्षेत्र की लेबोरेटरीज का प्रयोग करने के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं और जब से ये निर्देश दिए गए हैं तब से 12 लेबोरेटरीज चेन्स रजिस्टर हो चुकी हैं और उन्होंने काम शुरू कर दिया है। इन 12 के ही करीबन 15,000 कलेक्शन सेंटर पूरे देश में हैं और ये काम जारी है और हर मिनट ये बढ़ रही है। 12 लेबोरेटरी चेन्स रजिस्टर हो गई हैं और उन्होंने काम शुरू कर दिया है। इन 12 के ही करीबन 15,000 कलेक्शन सेंटर पूरे देश में हैं और ये काम जारी है और हर मिनट ये बढ़ रही हैं लैब्स। किट मैन्युफैक्चरर्स की टेस्टिंग के लिए फास्ट ट्रैक कर दिया गया है ICMR NIV पुणे में और 2 किट मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं और ये भी स्पष्ट किया जाना चाहते हैं इस समय कि ये FDA CE अप्रूवल मैंडेटरी नहीं है। ICMR NIV प्रमाणित भी जो टेस्ट किए जाएंगे वहाँ पे फास्ट ट्रैक बेसिस पे वो भी स्वीकृत हैं और इनका प्रयोग किया जा सकता है कोविड टेस्टिंग के लिए। केंद्र सरकार ने बाहर से आने वाले यात्रियों को सभी 107 आव्रजन जांच केंद्रों पर ही रोकने का फैसला किया है। इनमें हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर मौजूद आव्रजन जांच केंद्र शामिल हैं। अधिसूचना के जरिए कोविड-19 के मद्देनजर सभी 107 आव्रजन जांच केंद्रों पर यात्रियों को रोकने के लिए केंद्र सरकार के आदेश के बारे में सूचित किया जाता है। इनमें सभी हवाई अड्डों, समुद्री बंदरगाहों, भूमि बंदरगाहों, रेल बंदरगाहों और नदी बंदरगाहों के आव्रजन जांच केंद्र शामिल हैं। ट्रेन, बसों और मेट्रो के बाद अब घरेलू उड़ानों पर पाबंदी लगी है। आज आधी रात से कोई घरेलू फ्लाइट नहीं उड़ेगी। आदेश में जिक्र नहीं है कि पाबंदी कब तक रहेगी। हालांकि कार्गो विमान उड़ते रहेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार को सभी घरेलू उड़ानों पर पाबंदी का फैसला लेना पड़ा। विदेश से आने वाले विमानों पर रविवार से ही पाबंदी है। कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के चलते भारत सरकार की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों के कारण अपनी यात्रा के रास्ते में फंसे 113 भारतीय यात्री मलेशिया से अपने घरों के लिए रवाना हो गए।
भारतीय उच्चायोग ने कहा कि पहले भारतीयों को स्थानीय गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक संस्थाओं के समन्वय के जरिए विभिन्न होटलों और हॉस्टल में ले जाया गया था। कुआलालंपुर में भारतीय उच्चायोग ने यात्रा प्रतिबंध के कारण कुआलालंपुर के हवाई अड्डे पर फंसे 113 भारतीय यात्रियों को सुरक्षित निकालने में समन्वय किया। और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता अनु दीवान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। सीधे रुख करते हैं अनु का। अनु, कोरोना वायरस से जुड़े मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में लगातार सरकार की तरफ से ये अपील की जा रही है लोगों से कि वो अपने घर में ही रहें, इसी से वो सुरक्षित रह पाएंगे। बिल्कुल अंकिता, जिस तरह से अगर हम देखें तो 490 से ज़्यादा मामले अब कोरोना वायरस के सामने आ गए हैं और सरकार ने इसी के मद्देनज़र, क्योंकि ये संक्रमण की तरह फैलता है, संक्रमण से फैलता है, सरकार ने इसीलिए ये कठिन फैसले लिए हैं कि यहाँ कई शहरों में कर्फ्यू लगाया गया और कई शहरों को लॉकडाउन कर दिया गया है, कई राज्यों को लॉकडाउन कर दिया गया है। अगर हम बात करें दिल्ली की ही, तो दिल्ली में जैसे इंटरस्टेट है, दिल्ली टू यूपी, दिल्ली टू हरियाणा, तो यहाँ तक की जो कनेक्टिविटी है वो तक बंद कर दी है। जो इंटरस्टेट कनेक्टिविटी, इंटरस्टेट जिसे कहे हम वो है NHAIs हैं, उनको भी कुछ टाइम के लिए लॉकडाउन कर दिया है कि ना लोग इस शहर में आए, ना लोग इस शहर से दूसरे शहर में जाएँ, क्योंकि सरकार ने ये फैसले इसको देख कर लिए हैं कि जिस तरह से मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उनको किसी तरह इस समय पर रोकना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अभी हम स्टेज 2 में है, स्टेज 3 जो कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, उससे बचाने के लिए सरकार इतने कठिन फैसले ले रही है। और सबसे ज़्यादा इस समय पे सरकार को सहयोग चाहिए लोगों का, कि लोग जितना इसमें सहयोग देंगे उतनी तेज़ी से सरकार की जो कोशिशें हैं वो कामयाब होंगी। तो सरकार ये जो पहल कर रही है ये सिर्फ हमारे लिए कर रही है, इसमें लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि अगर हम बात करें दिल्ली सरकार की, तो कल जिस तरह से दिल्ली में लोगों ने इस बात को नज़रअंदाज किया था और घरों से बाहर निकलने लग गए थे, दिल्ली सरकार ने आज का समय दिया है लोगों को कि अगर आज लोग इस लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं करते तो सरकार कुछ कड़े कदम उठाएगी। ये लोगों की बेहतरी के लिए ही है। लोग जिस तरह से अगर हम देखें, रविवार को जनता कर्फ्यू लगा था और जनता कर्फ्यू में लोगों ने सहयोग दिया था, उसी सहयोग को आगे भी सरकार उम्मीद कर रही है कि 31 मार्च तक वो सहयोग करे और इस स्थिति के ऊपर हम काबू पा सके। जी अंकिता। बिल्कुल, तो हम भी यही उम्मीद करते हैं और अपील करते हैं तमाम दर्शकों से, जनता से, कि वो सरकार से सहयोग करें और अपने घरों पर ही मौजूद रहें। अगर आप अपने घरों पर रहेंगे तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। कोरोना वायरस की चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत के लोगों से बातचीत की और कोरोना से लड़ाई में सहयोग मांगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत से नोवल कोरोना के कारण कारोबार पर नकारात्मक प्रभाव के बावजूद मानवीय आधार पर कामगारों की संख्या कम न करने का आग्रह किया। एसोचैम, फिक्की, CII और देश भर के 18 शहरों के कई स्थानीय परिसंघों के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद में प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां तक संभव हो वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर अपने कर्मचारियों को घर पर रहकर काम करने को कहें। उन्होंने असंगठित क्षेत्र की आवश्यकताओं पर एक सुर में बोलने के लिए उद्योग प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया और कहा कि ये आर्थिक एकता की एक नई शुरुआत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन पर असर नहीं पड़ना चाहिए और इनकी जमाखोरी और काला बाजारी को रोका जाना चाहिए। उन्होंने स्वच्छता के महत्व की बात भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए चिकित्सकों के परामर्श का पालन करते हुए फैक्ट्रियों, कार्यालयों और अन्य कार्यस्थलों पर सफाई रखें। उन्होंने उद्योगपतियों को अपने सामाजिक उत्तरदायित्व कोष का इस्तेमाल विश्व महामारी की इस मुश्किल घड़ी में मानवीय कार्यों के लिए करने का आग्रह किया है। उद्योग प्रतिनिधियों ने कोरोना के खतरे से निपटने के लिए अत्यधिक सक्रियता दिखाते हुए आगे बढ़कर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी भी दी है। उद्योग प्रतिनिधियों ने आर्थिक हानि के बावजूद लॉकडाउन की सराहना की। इससे पहले इसी कड़ी में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया प्रतिनिधियों से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में मीडिया की भूमिका काफी अहम है। उन्होंने कहा कि मीडिया जनता को जागरूक करने का काम करती है। प्रधानमंत्री ने 3 चीजों की अहमियत जनता को बताने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने #स्टे एट होम को प्रमोट करने के लिए जागरूक करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मीडिया लोगों को डिजिटल भुगतान करने के लिए प्रमोट करे। उन्होंने कहा कि मीडिया
जनता को बताया कि कैसे इम्यूनिटी बढ़ाकर कोरोना वायरस का मुकाबला किया जा सकता है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से जुटे हुए हैं। वो हर पल देशवासियों को इस वायरस से बचने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और उपाय साझा कर रहे हैं। इस क्रम में प्रधानमंत्री ने निर्णय कपूर नाम के एक यूजर के ट्वीट को रीट्वीट किया है, जिसमें निर्णय कपूर ने लिखा है कि किसी ने गुजराती में कोरोना का मतलब समझाते हुए बड़ा प्रासंगिक संदेश भेजा है, जिसका हिंदी अर्थ है, कोई रोड पर ना निकले, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और कोरोना वायरस से बचें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यही अपील कर रहे हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राशन की दुकानों के माध्यम से वितरण करने के लिए भारतीय खाद्य निगम से एक साथ 3 महीने का अनाज उधार पर उठाने की छूट दी है। ऐसा कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लगभग 75 करोड़ लाभार्थी आते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ट्वीट में कहा, जनता को खाद्यान्न की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने और राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए व्यय विभाग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के इस प्रस्ताव से सहमत हुआ है कि एफसीआई से 3 महीने के लिए खाद्यान्न उधारी पर राज्यों या संघ शासित प्रदेशों द्वारा उठाए जा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे अनुबंधित कर्मचारी जो लॉकडाउन की वजह से ड्यूटी पर आने में असमर्थ हैं, उनका वेतन नहीं कटेगा और पूरे पैसे का भुगतान किया जाएगा। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ 15 दिसंबर से शाहीन बाग में धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हटा दिया है। दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाली इस सड़क पर लगे टेंट को भी हटाया गया। कोरोना वायरस के खतरे के बावजूद ये लोग धरने पर बैठे थे। प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया गया है, साथ ही कुछ को हिरासत में भी लिया गया है। कोरोना वायरस के मद्देनजर दिल्ली में धारा 144 लागू है और राजधानी को लॉकडाउन कर दिया गया है। इसके बावजूद वहां पर कुछ प्रदर्शनकारी जुटे हुए थे। दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद कोरोना वायरस महामारी की वजह से नमाजियों के लिए 31 मार्च तक बंद रहेगी। जामा मस्जिद के इमाम सैयद अहमद बुखारी के मुताबिक बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती उपाय के तहत ये फैसला लिया गया है, क्योंकि विदेश से लौटने वाले कई लोग मस्जिद में नमाज अदा करने आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आपातकालीन कोष में योगदान के लिए श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि एकजुटता और एक साथ काम करने से चुनौतियों का सामना हो सकेगा। उन्होंने कहा कि इस महामारी से निपटने की लंबी लड़ाई में सबका सहयोग जरूरी है। कोष में श्रीलंका ने 50 लाख, बांग्लादेश ने 15 लाख और अफगानिस्तान ने $10 लाख का योगदान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्क देशों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने और उससे मुकाबला करने में मदद के लिए इस कोष का ऐलान किया था। भारत ने सबसे पहले कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए दक्षेस आपात कोष में $1 करोड़ का योगदान करने की घोषणा की। उसके बाद नेपाल और अफगानिस्तान ने 10-10 लाख डॉलर और मालदीव और भूटान ने क्रमशः $2 लाख और $1 लाख देने की घोषणा की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना वायरस का संक्रमण दुनिया में तेजी से फैल रहा है। इस बीच दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 15,873 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें यूरोपीय देशों में सबसे ज्यादा 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कोरोना संक्रमण की मार इटली में सबसे ज्यादा पड़ी है। इटली में कोरोना वायरस के संक्रमण से सोमवार को 601 और लोगों की मौत के बाद अब तक सबसे ज्यादा 6,000 मौतें हुई हैं। हालांकि सोमवार को बीते 3 दिनों में इटली में सबसे कम मौतें हुई हैं। कोरोना वायरस से मौतों के मामले में चीन दूसरे नंबर पर है, जहां कोरोना वायरस के संक्रमण का मामला सबसे पहले आया था। चीन में अब तक 3,270 जान जा चुकी हैं। चीन में संक्रमित लोगों की संख्या 81,000 से ज्यादा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने देश में कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए लोगों की आवाजाही पर कम से कम 3 हफ्ते के लिए सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। वायरस के चलते देश में मृतकों की संख्या 335 तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा है कि 2 से अधिक लोगों के जुटने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने को मजबूर होना पड़ा है। वहीं दक्षिण अफ्रीका को भी 3 हफ्ते के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। अमेरिका में
महामारी घोषित होने के बाद कोरोना वायरस की भयंकर चपेट में ये आता दिखाई दे रहा है। अमेरिका में अब तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में स्वास्थ्य आपातकाल लागू है। अमेरिका में ये हाल तब है जब वहां हर 3 में से 1 शख्स को घर में रहने की सलाह दी गई है। अमेरिका में एक दिन में 139 मौतों के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने चिकित्सा आपूर्ति की जमाखोरी पर रोक लगाने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। My administration continues to work with Democrats and Republicans to reach an agreement on an urgent relief bill for the millions of American workers and small businesses and large businesses that were badly affected by the medical difficulty that we've had. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने सोमवार को दुनिया के सभी कोनों में तत्काल वैश्विक संघर्ष विराम का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये समय सशस्त्र युद्ध को पूरी तरह रोकने और कोरोना वायरस महामारी के प्रसार के खिलाफ लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करने का है। Fury of the virus illustrates the folly of war. That is why today I am calling for an immediate global ceasefire in all corners of the world. It is time to put armed conflict on lockdown and focus together on the true fight of our lives. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सोमवार को आगाह किया कि कोविड-19 महामारी स्पष्ट तौर पर तेज गति से फैल रही है। हालांकि संगठन ने कहा है कि प्रकोप के इस रुख को बदलना संभव है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पहले मामले से 1 लाख मामले तक पहुंचने में 11 दिन लगे, दूसरे 1 लाख मामले में पहुंचने में भी 11 दिन लगे और तीसरे 1 लाख मामले सिर्फ 4 दिनों में सामने आए हैं। लेकिन इस महामारी पर जीत हासिल कर सकते हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सोमवार को चेतावनी दी कि कोविड-19 के उपचार में बिना परीक्षण वाली दवाओं का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है और इससे झूठी उम्मीदें जग सकती हैं। और बुलेटिन में रुख करेंगे कुछ और अहम खबरों का। राज्यसभा की कार्यवाही कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के मकसद से ये फैसला लिया गया है। बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में 76% से ज्यादा कामकाज हुआ। 23 बैठकों के दौरान 90 घंटे 30 मिनट काम हुआ। इस दौरान 12 विधेयकों को मंजूरी दी गई। इनमें 14 घंटे और 56 मिनट चर्चा हुई। इसके अलावा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा और दिल्ली के कुछ इलाकों में कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी अल्पकालिक चर्चा हुई। इसके साथ ही जनहित से जुड़े 249 मामले उठाए गए। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन में बजट सत्र के दौरान हुए कामकाज के बारे में जानकारी दी। This August House functioned for a total of 90 hours and 30 minutes against the total scheduled time of 118 hours and 52 minutes during these 23 sittings. This in effect means that the productivity of the House, including both the parts of this budget session, has been 76.13% only. While the productivity of the first part of this session between 31st January and February 11 has been 97%. The productivity of the second part has begun on March 2nd, comes to above 64%. The House clocked a high productivity of 106% during the third week of the second part of this session, as against a low of 9.50 during the first week. A total functional time of 38 hours, 23 minutes of the House has been lost on account of disruptions during this session. This includes 32 hours, 51 minutes, so lost during the second part of the session. As against this loss, the House sat beyond the scheduled time on 9 days for a total of 9 hours, 59 minutes. Honorable members, passionate and quality debates on the motion of thanks to President's address, on the general budget, and over 4 hours short duration discussion on the violence in Delhi. लोकसभा में बजट सत्र कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और इस दौरान 23 बैठकों में 109 घंटे 23 मिनट तक कामकाज हुआ। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 3 अप्रैल तक चलना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण बनी अप्रत्याशित स्थिति में इसे सोमवार को ही वित्त विधेयक पारित करने और आम बजट की प्रक्रिया पूरी करने के बाद
अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। 17वीं लोकसभा के बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ हुई थी। बजट सत्र का दूसरा चरण 2 मार्च से शुरू हुआ था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि इस सत्र के दौरान 23 बैठकें हुई जो 109 घंटे 23 मिनट तक चली। वर्तमान सत्र के दौरान 16 सरकारी विधेयक पुनः स्थापित हुए। कुल मिलाकर 13 विधेयक पारित हुए। को आरंभ हुआ था। इस सत्र के दौरान हमने 23 बैठकें, आज की बैठक सहित 109 घंटे 23 मिनट तक चली। सभा ने 31 जनवरी 2020 को सदनों के सदस्यों को महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रकाश को अंगीकृत किया। प्रस्ताव 15 घंटे 21 मिनट तक चले सुव्यवस्थित वाद विवाद के पश्चात स्वीकार किया गया। इस सत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय, विधायी और अन्य कार्यों का निपटान हुआ। केंद्रीय बजट 2020-21 पर चर्चा 11 घंटे 51 मिनट तक चली। रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन वर्ष 2020-21 के लिए अनुदानों की मांग संख्या 83 के लिए चर्चा 12 घंटे 31 मिनट तक चली। अन्य सभी बकाया अनुदानों की मांगों को सभा में मतदान के लिए रखा गया। 16 मार्च 2020 को पूरी तरह से स्वीकृत किया गया। संबंधित विनियोग विधेयक पारित किया गया। वर्तमान सत्र के दौरान 16 सरकारी विधेयक प्रस्तावित कर कुल मिलाकर 13 विधेयक पारित हुए। 98 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए। प्रश्नकाल के पश्चात सदस्यों ने देर शाम तक बैठकर लगभग 436 अभिलंब लोकमत के मामले उठाए गए। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने कल चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और वो आज विधानसभा में विश्वास मत साबित करेंगे। शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा कि फिलहाल कोरोना संक्रमण रोकना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। राज्य की सत्ता से केवल 15 महीने दूर रहने के बाद चौहान ने सोमवार रात को अपने चौथे कार्यकाल के लिए राजभवन में एक सादे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर शिवराज सिंह चौहान को बधाई देते हुए उन्हें एक कुशल प्रशासक करार दिया। उन्होंने प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए चौहान को शुभकामनाएं दी। और आइए देखते हैं कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए बनाए गए एनडीआरएफ का गीत। भैया सुनना, बहना सुनना, संयम और सावधानी बरतना, सकल समाज को प्रेरित कर संकल्प कोरोना से लड़ना, संकल्प कोरोना से लड़ना। ये फैली एक बीमारी है पर नहीं कोई लाचारी है, भयभीत नहीं होना, इस अफवाहों से बच के रहना। जो आए विदेशी मेहमान उन पर रखना है ज्यादा ध्यान, संक्रमित क्रमित नित बढ़ता ये हर पल एहतियात का रखो ध्यान। धुलना है बारंबार हाथ, सैनिटाइजर रखो साथ, गर्मा कर पानी को पीना, तुम कपड़ों को भी रखना साफ। खांसी हो या सर्दी जुकाम लक्षण भी हैं इसके तमाम, मेडिकल जांच करा कर तुम औरों की बचा लो जान। जहां भीड़ भरे चौराहे हो, मंडी बाजार दोराहे हो, उस जगह पे जाने से बचना और हाथ मिलाने से डरना। कोई भी ताना बाना हो, यदि गैर जरूरी जाना हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे का भी घर में ही दर्शन करना। संकल्प कोरोना से लड़ना, जन जन को बतलाना है, जनता कर्फ्यू अपनाना है, कर्फ्यू में घर पे ही रहकर भारत को जिताना है, भारत को जिताना है। ये देश हमारा अपना है, 125 करोड़ का सपना है, मिलकर लड़ना
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक नजर डाल लेते हैं देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। नमस्कार।